नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी टेट 2017 में पूछे गए बाल मनोविज्ञान के पूरे 30 प्रश्न, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को अपने सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके जो कि यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं पहले क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। सीखने की वह अवधि जो अब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती कहलाती है। सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति या अवधान। तो जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है, यानी किसी प्रकार की जब उन्नति नहीं होगी, तो वहाँ पे आपका सीखने का पठार बन जाता है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है मानसिक आय गुणे वास्तविक आय, वास्तविक आय गुणे अपान मानसिक आय, मानसिक आय अपान वास्तविक आय इंटू 100 या वास्तविक आय इंटू मानसिक आय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ। इसको याद रखने के लिए आप लोग इसको साइड में याद रख सकते हैं, MA अपान VA। ए से एज होता है, M से मेंटल एज होता है और इंटू उसमें 100 का गुणा होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोहलर, पावलोव, थॉर्नडाइक या गेस्टाल्ट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ। सीखने का प्रयत्न और भूल, जो आपका भूल का जो सिद्धांत है वो दिया था थॉर्नडाइक ने। और थॉर्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया था? बिल्ली पे, पावलोव ने कुत्ते पर, कोहलर ने वनमानुष पे। अगला प्रश्न है, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। तो यहाँ पे जोड़े पूछे गए। अगर गुणसूत्रों की संख्या पूछी जाती तो आपका 46 हो जाता, और जोड़े को पूछा गया है तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ, यानी 23 जोड़े होते हैं। अगला प्रश्न है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है अभिप्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो किसने किया था? हल ने, थॉर्नडाइक ने, हेगार्टी ने या स्किनर ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत दिया था वो स्किनर ने दिया था, और स्किनर ने चूहे पे प्रयोग किया था। आप इसको भी याद रखेंगे। और स्किनर ने इस प्रकार सिद्धांत अपना बनाया था कि उसमें किसी भी पाठ्यक्रम को सरल बनाने के लिए छोटे छोटे खंडों में बांट देना चाहिए। अगला प्रश्न है, कोहलर ने निम्न में से किससे संबंधित है? कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत या अधिगम का सिद्धांत। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ। कोहलर जो है अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, जिसे हम लर्निंग कहते हैं इंग्लिश में। अगला प्रश्न है, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? यहाँ पे पूछा गया है बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? कैटल, थॉर्नडाइक, वर्नर या स्किनर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। बुद्धि के तरल और क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कैटल जी थे। अगला प्रश्न है, प्रशिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? ऑप्शन है समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता, समस्या समाधान। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ, सृजनात्मकता के लिए। अगला प्रश्न है, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं? ऑप्शन है सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि या सामान्य बुद्धि। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ। गोलमैन जो है संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है
और गोलमैन का पूरा नाम आप लोग याद रखेंगे, डैनियल गोलमैन, ताकि अगर किसी ऑप्शन में अगर उनका पूरा नाम दे दे तो आपको कोई दिक्कत ना हो। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से भिन्न है? अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत। यानी ये अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, ये सभी आपके क्या है? सिद्धांत है। समान अवयवों का सिद्धांत, ये भी सिद्धांत है। सामान्यीकरण का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, ये क्या है? ये सभी तीनों से भिन्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग या विश्लेषण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ। संज्ञानात्मक संप्राप्ति के न्यूनतम जो स्तर है वो ज्ञान है। और ब्लूम ने संज्ञानात्मक संप्राप्ति को कितने भागों में बांटा है? 6 भागों में बांटा है, जिसमें आपका ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन, ये सभी क्या है? उसके 6 घटक है, जिसमें ब्लूम ने बांटा है। अगला प्रश्न है, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उद्धरण होगा क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, या कोई भी अधिगम अंतरण का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। अगर कोई लड़का साइकिल चलाना जानता है और उसी के आधार पर मोटर बाइक भी चलाना सीखता है, तो वो आपका चला जाएगा ऊर्ध्व अधिगम अंतरण के साथ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ, विद्यालय का असहयोग। ये जो है अधिगम के पठार का कारण नहीं है, क्वेश्चन में पूछा गया है, नहीं है। अगला प्रश्न है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यानी अधिगम का मतलब होता है सीखना। अधिगम कब होगा? जब हम कुछ न कुछ सीखेंगे और हमारे व्यवहार में कुछ परिवर्तन होगा, तो क्या होगा? यानी अधिगम हो रहा है, यानी हम सीख रहे हैं। तो यहाँ पे आपका देखेंगे ये कथन किसका है पूछा गया है, तो लेखक के बारे में बताना है, कौन से मनोवैज्ञानिक है? गेट्स व अन्य, मॉर्गन और गिलीलैंड, स्किनर या क्रॉनबैक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ। यह जो है कथन जो है गेट्स का है, इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है व्यक्तित्व का, पढ़ने की क्षमता का, इनमें से कोई नहीं। तो इसको आप भली बात याद रखेंगे। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन क्या करता है? बुद्धि का मापन करता है। और बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? बिने ने दिया था। द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। और बहुकारक का सिद्धांत जो दिया था, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत, थॉर्नडाइक ने दिया था। इतना आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? फ्रायर, यूंग, मन, आलपोर्ट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। व्यक्तित्व का जो बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, यह जो वर्गीकरण किया है वो यूंग ने किया है। अगला प्रश्न है, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं? आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, शारीरिक तत्व या वंशानुगत तत्व। तो प्रश्न नंबर 17 का आपका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। बच्चों के जो सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है, इसमें स्पष्ट क्वेश्चन में लिखा गया है सामाजिक विकास को, तो समाज का जो परिवेश है, जो परिवेश में जो उसके तत्व हैं वही उसको प्रभावित करेंगे। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? ऑप्शन है मानसिक विकास से भिन्नता का नियम,
अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ, द्रुतगामी विकास का नियम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इसमें नहीं पूछा गया है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। यह सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योजनाएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसने दिया है? यानी यहाँ पे विकास से संबंधित एक परिभाषा पूछी गई है, किस मनोवैज्ञानिक का है? तो यहाँ पे आप आंसर देंगे। ऑप्शन है गेसेल, हरलाक, मेरेडिथ, डॉगलस और होलैंड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ। इस प्रश्न का राइट आंसर चला गेसेल के साथ। यानी विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह गेसेल का कथन है। अगला प्रश्न है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? तो मूल प्रवृत्तियों को आपको भली बात याद होगा कि यह किसने दिया था? मैकडूगल ने दिया था। मूल प्रवृत्तियाँ 14 होती है और इसको किसने दिया था? मैकडूगल ने दिया था। और यह कहाँ के निवासी थे, इसको भी आप याद रखेंगे। मैकडूगल जो थे अमेरिका के निवासी थे, इसको आप याद रखेंगे, अमेरिका। अगला प्रश्न है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन है डम्बिल का, रॉस का, मन का या मैकडूगल का। यानी एक ही एग्जाम में आप देख सकते हैं बाल मनोविज्ञान में 3 कथन आ गया है और पूछा गया है कि किस मनोवैज्ञानिक का कथन है। तो इस पे आप विशेष ध्यान देंगे। तो 22 नंबर प्रश्न का आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। यह जो कथन है रॉस का है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, प्रभाव का नियम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। अभ्यास सीखने का मुख्य नियमों में शामिल नहीं है पूछा गया है, तो यहाँ पे आप याद रखेंगे नहीं पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा बहु अनुक्रिया का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। और ये तीनों नियम किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। इसको भी आप याद रखेंगे। बाकी जो ये बहु अनुक्रिया का नियम है यह इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? ऑप्शन है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, चित्रांकन परीक्षण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। साधारण मानसिक योग्यता का परीक्षण जो है 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए डॉक्टर एस जलोटा ने किया है। आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा परीक्षण, ये भी आप अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है, एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है, शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 2 के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसको आप याद रखेंगे, हमने पहले ही बताया था। एक कारक सिद्धांत टर्मन बीने ने दिया था और द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने, और बहुकारक सिद्धांत आपके थॉर्नडाइक दिए थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक, सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत बीएफ स्किनर ने, सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव ने, और सीखने का समग्र सिद्धांत हल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ।
यह जो आपका जो युग्म है जोड़ा है यह सही नहीं है। बाकी जो ये देख रहे हैं स्किनर, थार्नडाइक, पावलोव, ये सभी ऑप्शन का जो युग्म है क्या है, सही है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। और आपको बता दें सीखने का जो समग्र सिद्धांत है यह हल ने नहीं दिया है बल्कि पावलोव जी ने दिया है, इसको भी आप याद रखेंगे। यह युग्म गलत है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसका नाम सूजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? क्रो एंड क्रो, गाल्टन, रॉस या वुडवर्थ? तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। जो गाल्टन मनोवैज्ञानिक है इनका सूजन शास्त्र के पिता से इनका नाम जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? यानी ग्रंथियों के आधार पर क्रेस्मर, युंग, कैनन या स्प्रेंजर ने? तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों का चर्चा क्रेस्मर ने किया है। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? कोल एवं ब्रूस का, ड्रेवल का, डिहान का या क्रो एवं क्रो का? तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। यह जो है क्रो एंड क्रो का कथन है, इसको आप याद रखेंगे। ये सृजनात्मकता से संबंधित प्रश्न था। अगला प्रश्न है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था में होती है? अगला प्रश्न का ऑप्शन देखेंगे, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था या मध्य किशोरावस्था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। पूर्व किशोरावस्था आपका बाल्यावस्था में आ जाएगा और किशोरावस्था स्टेनले हॉल ने कहा था यह क्या है? तूफान और तनाव का काल है, जिसे बहुत ही कठिन काल माना है किसने? स्टेनले हॉल ने। तो यही आपका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ, मध्य किशोरावस्था। तो यह थे आपके यूपी टेट बाल मनोविज्ञान के पूरे 30 प्रश्न जिसका हमने रिवीजन कराया। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि, और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।